नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस सेशन में कंप्लीट लूसेंट जीके कवर कर रहे हैं। तो अभी कल ही हमने मध्यकालीन भारत शुरू किया था, तो चलिए इसका सेकंड पार्ट हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके पहले हम लोग एंशियंट इंडिया के बारे में पढ़े थे, तो उसका पूरा लेक्चर आपको मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो कंप्लीट प्लेलिस्ट अवेलेबल है चैनल पे, जाके उसको भी देखिए। उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग यहाँ से पढ़ने वाले हैं खिलजी वंश से, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग खिलजी वंश के बारे में जानेंगे कि ये कब से कब शुरू हुआ था, ठीक, कब से कब तक चला था। तो 1290 में इसका शुरुआत हुआ था, ठीक है। और कब तक चला था, तो 1320 ईस्वी तक ये चला था खिलजी वंश। तो चलिए इसके बारे में जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसको हम लोग यहाँ से कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके बारे में कि गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर, ठीक है। जैसे ही गुलाम वंश का शासन समाप्त हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश का स्थापना किया। तो यहाँ से दो तीन चीज़ें पूछी जा सकती है सिर्फ इस पॉइंट से, जैसे कि मतलब कौन से वंश के समाप्त होने के बाद खिलजी वंश का शुरुआत हुआ था, तो आप याद रखिएगा गुलाम वंश। उसके बाद पूछा जा सकता है कि खिलजी वंश का स्थापना कब हुआ था, तो 13 जून 1290 ईस्वी को इसका स्थापना किया गया था। उसके बाद पूछा जा सकता है कि किसने इसकी स्थापना किया, तो याद रखिएगा कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इसका स्थापना किया। तो देख रहे हैं एक लाइन में चार चार क्वेश्चन, तीन तीन क्वेश्चन बन जा रहा है। तो इसलिए जो लुसेंट है, इसलिए तो सारे टीचर क्या बोलते हैं कि पहले लुसेंट से आप अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग कीजिए। तो यहाँ से बेसिक ही नहीं, अब मतलब एडवांस तक भी जा सकते हैं अगर इसको अच्छे से पढ़ें, सब कुछ समझे तो। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो अगला पॉइंट दिया गया है कि इसने किलोखड़ी को अपनी राजधानी बनाया। तो जो खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इसने क्या किया कि किलोखड़ी जगह जो था उसको उसने अपना राजधानी बनाया। जलालुद्दीन की अगर हत्या की बात करें तो 1296 ईस्वी में, यानी कि जब वो शुरुआत किया खिलजी वंश का, उसके मात्र 6 साल बाद ही उसके जो भतीजा था, ठीक है, एवं दामाद, भतीजा और दामाद दोनों था, जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आपने नाम सुना होगा कहीं ना कहीं इतिहास में। तो उसने ही क्या किया था, उसके हत्या कर दिया था और करामानिकपुर, ठीक है, जो कि इलाहाबाद है, में कर दी। तो कहाँ पे उसका हत्या किया था, तो जो करामानिकपुर जगह है वहाँ पे उसका भतीजा और दामाद दोनों अलाउद्दीन खिलजी था, जलालुद्दीन का, उसने क्या किया 1296 ईस्वी में उसका हत्या कर दिया। आगे अगर हम देखें तो दिया गया कि 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान बना। और उसके बाद क्या किया कि जब उस अपने चाचा को मार दिया जलालुद्दीन को, कौन, तो अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद वो क्या किया, खुद ही सुल्तान बन गया। कब सुल्तान बना, तो 12 अक्टूबर 1296 ईस्वी, सॉरी 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी में वो क्या हुआ, दिल्ली का सुल्तान बन गया। और अलाउद्दीन की अगर हम बात करें तो इसके बचपन का नाम अगर जब पूछा जाए तो याद रखिएगा अली तथा गुरसास्प था, ठीक है, गुरसास्प था, ठीक है। तो इसके बचपन का नाम भी पूछा जा सकता है कि अलाउद्दीन के बचपन का नाम क्या था, तो यहाँ से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। आगे अगर देखें तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया कि अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने एवं अस्थायी सेना की नींव रखी। तो जो अलाउद्दीन खिलजी था, इसने ही क्या किया, इसने शुरू किया कि जो इसकी सेना थी, जो इसके लिए काम करती थी, उसको नगद वेतन देगा, ठीक है, नगद वेतन देगा। और उसके लिए अस्थायी सेना के नींव रखा, ठीक है, कि अस्थायी सेना, जो भी सेना होगा वो अस्थायी होगा। दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल अस्थायी सेना था। तो दिल्ली के जो भी शासक हुए अगर उसमें बात करें तो जो अलाउद्दीन खिलजी था इसके पास ही सबसे विशाल और अस्थाई सेना थी। यहाँ पे चलिए कुछ चीज़ें दिया गया है जो इधर आप राइट साइड में देख पा रहे होंगे, तो इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जो यहाँ पे दिया गया इधर इस बाउंड्री के राइट साइड में, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है, तो दिया गया है कि अमीर खुसरो का मूल नाम मोहम्मद हसन था, ठीक है। तो अमीर खुसरो के बारे में आपने नाम सुना होगा कहीं ना कहीं। तो उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है कि उसका जो मूल नाम था क्या था, मोहम्मद हसन था। और उनका जन्म था कब, कहाँ हुआ था, तो पटियाला, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बदायूं है, वहाँ पे हुआ था। कब हुआ था, तो 1253 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। खुसरो प्रसिद्ध सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, ठीक है। तो ये सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के क्या थे, चेला थे, यानी कि उनका शिष्य थे। वह बलबन से लेकर मोहम्मद तुगलक तक दिल्ली सुल्तानों के दरबार में रहे। इन्हें तूतीय हिंद, यानी कि भारत का तोता, ठीक है, ये मतलब जो अमीर खुसरो थे, बहुत ही अच्छा इनका आवाज़ था, बहुत ही अच्छा गाना गाते थे, ठीक है। तो इसलिए इनको भारत का तोता भी बोला गया।
तोता के नाम से जाना गया। सितार एवं तबले के आविष्कार का श्रेय अमीर खुसरो को ही दिया जाता है। तो आप नाम सुने होंगे सितार का, ठीक है। तो जो सितार होता है और तबला, ये क्या है, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, वाद्य यंत्र है, तो इसके आविष्कार का श्रेय अगर हम बात करें कि किसको जाता है, तो अमीर खुसरो को ही जाता है। तो इनका यहाँ पे पूछा जा सकता है कि इनको मतलब और किस नाम से जाना जाता था, तो भारत के तोता। और ये किसके राज्य में रहे, तो ये मतलब चेला किसके थे, तो जो सूफी संत थे, ठीक है। सूफी संत कौन थे, निजामुद्दीन औलिया उनके चेला थे। और बलबन से लेकर मोहम्मद तुगलक तक दिल्ली के सुल्तानों में ये दरबार में रहे हैं। तो यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया गया कि घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही क्या किया था, घोड़ा दागना और सैनिकों का जो हुलिया था उसको लिखने का प्रथा इसने शुरू किया था। अलाउद्दीन ने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का आधा भाग कर दिया, ठीक है। तो जो मतलब अलाउद्दीन खिलजी था उसने क्या किया कि जो भू राजस्व यानी कि भूमि का जो राजस्व आता था उसके दर को बढ़ा दिया, और जितना उपज होता था उसका आधा भाग कर दिया। यानी कि मान लीजिए कि जितना उपज किसान उपजाते थे, तो राजस्व कर के लिए यानी कि जो राजस्व दर कर था जो उससे लेता था, उसूलता था किसानों से, तो आधा कर दिया। जितना भी वो मान लीजिए कि अगर वो 10 क्विंटल अगर करते हैं, तो 5 क्विंटल उन्हें क्या करना होगा, भू राजस्व के तौर पे उन्हें देना होगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा नाइंसाफ़ी था किसानों के लिए, क्योंकि सारा मेहनत वो करते थे और मज़े ये लेता था। इसने खम्स, ठीक है, यानी कि लूट की धन में सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग के स्थान पर 3/4 भाग कर दिया, ठीक है। यानी कि इसने क्या किया कि जो मतलब लूट का धन था, तो उसका हिस्सा क्या किया कि पहले 1/4 दे लगता था, बाद में उसने उसे 3/4 कर दिया, ठीक है। इसने व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए कम तोलने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया। और जो मतलब जैसे कि होता है ना कि देखते होंगे कि जो भी अगर आप कहीं सामान खरीदने जाते हैं, तो आपके साथ भी धोखा हो जाता है कि जो भी वहाँ पे मतलब दुकानदार होता है, या तो आपका वजन कम कर देगा या कुछ ना कुछ आपके साथ धोखा कर देगा। तो इसने क्या किया था कि जो भी व्यापारी था, अगर वो बेईमानी करता है, तो उसको रोकने के लिए उसने क्या किया कि अगर कोई कम तौलता है किसी चीज़ को, जैसे मान लीजिए कि आप कुछ कम दाम का चीज़ ले रहे हैं, तो उसमें अगर थोड़ा बहुत इधर होगा तो आपका ज़्यादा लॉस नहीं होगा। लेकिन वही अगर आप सोना खरीदने जाओ, क्योंकि सोना काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है, तो अगर सोना में थोड़ा सा भी अगर मार्जिन हो जाता है वजन का, तो आपका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो इसलिए कभी भी मतलब ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जब भी अगर आप सोना वगैरह खरीदने जाए, तो वजन का सही से हिसाब कर लें। तो इसलिए इसने क्या किया था कि इस तरह की बेईमानियों को रोकने के लिए मतलब अगर कोई कम तौलता था, तो उस व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेने का आदेश दे दिया। समझ सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा वो जलाल टाइप का था। इसने अपने शासन काल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली, ठीक है, तो इसका जो शासन काल था उसमें क्या किया कि मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया। तो जो मूल्य नियंत्रण प्रणाली था इसको लागू कौन किया, तो इसने ही किया था। आगे अगर देखें तो दिया गया कि दक्षिण भारत की विजय के लिए, ठीक है, यानी कि जो साउथ इंडिया था, तो उसको जीत के लिए अलाउद्दीन ने क्या किया, मलिक काफूर को भेजा। तो मलिक काफूर को भेज दिया कि जाओ और जो साउथ इंडिया यानी कि दक्षिण भारत उसको जीत करके आओ, ठीक है। तो उसको जीतने के लिए इसने क्या किया, मलिक काफूर को भेज दिया। जमैयत खाना, मस्जिद, अलाई दरवाजा, सीरी का किला तथा हजार खंभा महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें मेंशन की गई, जैसे कि जमैयत खाना, मस्जिद जो हो गया ये, उसके बाद अलाई दरवाजा, सीरी की किला और हजार खंभा महल, ये सारे अलाउद्दीन खिलजी का के द्वारा ही निर्माण करवाया गया है। नेक्स्ट दिया गया है कि देवी अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन ने चलाया था, ठीक है। तो जो दैवी अधिकार का जो सिद्धांत था उसको भी इसने ही चलाया था। सिकंदर ए रानी, ठीक है, सिकंदर ए सानी की उपाधि से स्वयं को अलाउद्दीन खिलजी ने विभूषित किया, ठीक है। तो इस ये अपने आप के लिए ही एक उपाधि दिया जिसका नाम था सिकंदर ए सानी। तो इस उपाधि से उसने क्या किया, अपने आप को विभूषित किया, यानी कि खुद से ये अपना आपको क्या किया कि उपाधि दे दिया, किस नाम का, तो सिकंदर ए सानी का। आगे अगर देखा जाए तो आगे अगला पॉइंट दिया गया कि अलाउद्दीन ने मालिक याकूब को दीवान ए रियासत नियुक्त किया था, ठीक है। तो दीवान ए रियासत किसको इसने नियुक्त किया था, तो याकूब को, ठीक है। जो याकूब था, मलिक याकूब, उसको ही इसने क्या किया था, अलाउद्दीन ने दीवान ए रियासत नियुक्त किया हुआ था। अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवाना नवीस नामक अधिकारी वस्तुओं की परमिट जारी करता था, ठीक है। तो अलाउद्दीन अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोगों को नियुक्त किया था। जैसे कि परवाना नवीस नामक अधिकारी जो था वो क्या करता था कि जो भी वस्तु है उसका परमिट जारी करता था, यानी कि उसके लिए आदेश जारी करता था, ठीक है।
सहाना ए मंडी, ठीक है, जो सहाना ए मंडी था यहाँ खदानों की बिक्री, ठीक है, यहाँ खदानों को बिक्री हेतु लाया जाता था। सराय ए अदल यहाँ वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक का तेल एवं अन्य निर्मित वस्तुएं बिकने के लिए आती थी। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें सहाना या मंडी में क्या होता था, खदानों की चीज़ें बेचने के लिए लाया जाता था। और सराय ए अदल में क्या होता था, कपड़ा हो गया, शक्कर यानी कि चीनी, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक का तेल और जो भी निर्मित वस्तुएं थी वो बिकने के लिए आती थी। यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें दी गई है जो कि राइट साइड में दिया गया है। तो दिया गया है कि बाजार नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए जाने वाले नवीन पद क्रमानुसार, ठीक है, तो मतलब क्रम अनुसार दिया गया है कि कौन कौन सा जो पद बनाया गया खिलजी द्वारा, तो दीवाने रियासत बनाया गया जो क्या करता था, यह व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था। यह बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन करता था। तो दीवाने रियासत का क्या काम था कि जो भी व्यापारी थे उनको कंट्रोल में करना, और बाजार नियंत्रण की जो मतलब मार्केट था उसको कंट्रोल करना, और जो भी पूरी व्यवस्था थी उसको संचालित करना। इसके अलावा जो सहना ये मंडी था ये क्या करता था, प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक था, ठीक है, यानी कि जहाँ भी बाजार लगता था तो वहाँ का अधीक्षक कौन हुआ करता था, सहना ए मंडी। और बरीद की बात करें तो बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करता था, ठीक है, तो बाजार के अंदर घूमकर बाजार के देखना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसका ये किसका काम था, तो बरीद का। और मुन्हियान व गुप्तचर की बात करें तो गुप्त सूचना प्राप्त करता था, ये क्या करता था, गुप्त सूचना प्राप्त करता था। आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो पीछे का जो भी लेक्चर है वहाँ आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिखाया, अच्छे से आप लोग देख भी रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो आई होप आप जिस भी जॉब का तैयारी कर रहे हैं आपका जल्दी से एग्ज़ाम क्लियर हो जाए और आप जॉब पाले और अपने मम्मी पापा का जो सपना है उसे पूरा करें, और आपका भी सपना है तो उसे भी ज़रूर पूरा करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आगे देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है कि अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति का व्यापक जानकारी जियाउद्दीन वर्नी की कृति तारीख फिरोज शाह से मिलती है, ठीक है। तो जो अलाउद्दीन खिलजी है तो उसका जो आर्थिक नीति था, ठीक है, इकोनॉमिक्स का जो भी उसका नीति था, टर्म एंड कंडीशन था, वो उसका जो व्यापक जानकारी की अगर हम बात करें तो जो जियाउद्दीन वर्नी की कृति है, कौन सा, तो उनका जो कृति है जिसका नाम है तारीख फिरोज शाही, ठीक है, तारीख फिरोज शाही, तो उसी से मिलती है, ठीक है, उसी से क्या मिलती है, उनका आर्थिक नीति यहाँ से मिलता है। नेक्स्ट दिया गया है कि खजाइनुल फतूह अमीर खुसरो, रिहला इबन बतूता एवं फुतुहस्तालीन इसामी की कृति है, ठीक है। तो ये सब किसकी कृति है, तो ये इसामी की ही कृति है। आगे अगर देखें तो दिया गया कि मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने में मुहतसिब यानी कि सेंसर एवं नाजिर जो कि नापतोल अधिकारी था, इसने क्या किया, महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। राजस्व सुधारों के अंतर्गत अलाउद्दीन ने सबसे पहले क्या किया, सर्वप्रथम मिल्क इनाम एवं वक्फ के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर उसे खालसा भूमि में बदल दिया। तो राजस्व सुधार के अंतर्गत क्या किया उसने, अलाउद्दीन ने सबसे पहले मिल्क इनाम और जो वक्त के अंतर्गत दी गई जो भी भूमि थी उसे वापस लेकर उसे खालसा भूमि में बदल दिया। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए जाने वाले दो नवीन कर थे, तो इसने क्या किया था, दो नए कर का निर्माण लगाया था। जब कौन कौन सा था, तो एक था चराई कर, ठीक है, एक था चराई कर और दूसरा क्या था, गड्ढी कर। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। चराई कर यानी कि दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था, यानी कि वैसे पशु जो दूध देते थे, तो जो दूध देते थे उनसे भी ये कर वसूलता था। समझ सकते हैं कि किस तरह से उस टाइम देश हमारा मतलब दूसरे के कैद में था, लोगों पर कितना जुल्म किया जाता था आप समझ सकते हैं, ठीक है, कि आप गाय रखे, भैंस रखे, आप उसको खिला पिला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और जब बारी आया उसके दूध देने का तो उसके बदले भी आपको इसको देना पड़ता था कर, ठीक है। उसके अलावा जो गढ़ी कर था वो क्या था, घरों एवं झोपड़ी पर लगाया जाता था, यानी कि जिसका घर था और झोपड़ी था उस पर भी कर लगाया जाता था। तो इतने सारे टैक्सेस दिए जाते थे, लगाए जाते थे। अभी तो एक जीएसटी पे ही हम लोग का हालत ख़राब कर दिया है। उस समय आप कल्पना कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरह से लोग अपना जीवन यापन करते थे। जैसा कि ऊपर हमने आपको बताया कि जो मतलब किसान खेती करते थे तो उसका आधा उसे राजस्व कर के रूप में देना होता था, जितना भी वो उपज होता था। और उसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं कि घर और झोपड़ी पर भी कर लगाया जाता था, साथ में दुधारू पशु अगर कोई रखता है तो उस पर भी कर लगाया जाता था। तो इतने सारे कर, बस मतलब सिर्फ टैक्स ही टैक्स देना होता था लोगों को, उसके अलावा कुछ नहीं। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो नेक्स्ट दिया गया है कि अलाउद्दीन खिलजी की अगर मृत्यु की बात करें तो 5 जनवरी 1316 ईस्वी को हो गई। तो ये जो अलाउद्दीन खिलजी इतना सारा जुर्म किया, उसके बाद क्या हुआ कि 5 जनवरी 1316 ईस्वी को इसकी मृत्यु हो गई, ये मर गया, ठीक है। उसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, ठीक है, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी
16 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। तो अलाउद्दीन खिलजी के बाद कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी क्या हुआ कि दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। कब बैठा? तो 1316 ईस्वी में। इसे नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद थी। ठीक है, तो इसे कैसा क्या चीज़ पसंद था कि नग्न स्त्री पुरुष की संगत बहुत ज़्यादा पसंद थी। नग्न मतलब समझ सकते हैं कि किस चीज़ को ये बढ़ावा दे रहा था। उसको हम ऐसे बोल नहीं सकते हैं ज़्यादा, आप समझ सकते हैं। ठीक है, नग्न मतलब ये होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है कि मुबारक खिलजी कभी कभी राज दरबारों में स्त्रियों का वस्त्र पहनकर आ जाता था। और जो मुबारक खिलजी था तो ये क्या करता था कि कभी कभी ऐसा काम करता था कि लेडीज बन के आ जाता था, यानी कि स्त्रियों का जो वस्त्र होता था वो भी पहन के आ जाता था। बर्नी के अनुसार बर्नी के अनुसार मुबारक कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौरा करता था। तो ये इस मतलब पागल था यार, क्या ये समझ देख रहे हो कैसे क्या कर रहा था कि मतलब इसे क्या क्या पसंद था। नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद थी, उसके अलावा ये स्त्री का कपड़ा पहन के आ जाता था, कभी बिना कपड़े के आ जाता था। मतलब किस तरह का ये हरकत कर रहा था, राजा था या क्या था। उसके अलावा अगर हम बात करें तो मुबारक खान ने खलीफा की उपाधि धारण की थी। तो जो खान था, ठीक है, मुबारक खान वो किस चीज़ का उपाधि धारण किया था? तो खलीफा का उपाधि धारण किया हुआ था। मुबारक के वजीर खुसरो खान ने 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को इसकी हत्या कर दी और स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया। तो इस तरह का हरकत अगर करेगा तो कोई इसका अपना आदमी ही इसको मार देगा। जैसे कि इसका जो वजीर था जिसका क्या नाम था? खुसरो खान। ठीक है, तो खुसरो खान ने क्या किया? 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को इसकी हत्या कर दी और स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया। उसको समझ में आ गया होगा कि ये किस टाइप का इंसान है, पागल है साला, कुछ भी किए जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर देखें तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया गया है कि खुसरो खान ने पैगंबर की सेनापति की उपाधि धारण की। तो जो खुसरो खान जिसने हत्या किया, वो जो वजीर था किसका? मुबारक का, तो उसने क्या किया? पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण कर ली। तो यहाँ पे क्या हुआ कि खिलजी वंश हम लोग पढ़ लिए। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे तुगलक वंश की तरफ। ठीक है, तो अब तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे। तुगलक वंश से रिलेटेड जो भी चीज़ें होगी इसको हम लोग क्लियर करेंगे। तो ये थोड़ा लंबा जाने वाला है सेशन, क्योंकि इसमें बहुत सारा पॉइंट है और जो भी पॉइंट है सारा इंपॉर्टेंट है और उससे क्वेश्चन आ सकता है। तो किसी भी चीज़ को हम बिना स्किप किए हुए, क्योंकि जैसा कि आपको हमने बताया है कि ये क्या है, कंप्लीट सेशन है। ठीक है, तो कंप्लीट लूसेंट का सेशन है। तो ज़्यादा हम लोग अभी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है, इतिहास आपको पता है थोड़ा सा उबाऊ होता भी है और आई डोंट नो कि हम कैसे पढ़ाते हैं और हम शायद बोर भी कर सकते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करते। हम चाहते हैं कि कम समय में आप ज़्यादा चीज़ें सीखें। ठीक है, क्योंकि फालतू चीज़ें तो लाइव क्लासेस में होता है और यहाँ पे रिकॉर्डेड सेशन है, तो इसमें बस वही चीज़ें हम डिस्कस करेंगे जो आपके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, जो जिससे आपको बेनिफिट होगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग इस सेशन को समाप्त कर देते हैं और जो अगला हमारा सेशन होगा उसमें हम लोग तुगलक वंश को पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री 15 मिनट काफ़ी होता है। 15 मिनट में आप बहुत सारा चीज़ सीख सकते हैं अगर आप अच्छे से समझ रहे हैं तो। और जैसे ही आप अगर 20 मिनट प्लस क्रॉस करते हैं फिर आपको चीज़ें क्या होती है, बाउंस होना शुरू हो जाती है। समझ में नहीं आता यार, जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं पीछे वो भूलते जाएंगे, तो क्या फ़ायदा है। ठीक है, एक और एक्स्ट्रा लेक्चर हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। हम सीखना है, ठीक है, हमें सीखना है। थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा लेकिन हमारा मेन टारगेट क्या है? चीज़ें याद करना, सीखना, समझना और एग्ज़ाम को क्लियर करना। तो थोड़ा सा इधर सेशन लेट भी चल रहा था क्योंकि कुछ चीज़ें हैं, थोड़ा सा मेरे लाइफ में भी अप्स एंड डाउन होता रहता है। लेकिन हम अब कोशिश करेंगे कि डेली दो दो तीन लेक्चर इस तरह से अपलोड करें ताकि इसको जल्दी से ख़त्म करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो लगातार कमेंट पे कमेंट किए जा रहे हैं कि इस सर इसको मतलब कंप्लीट करना है, कैसे भी बीच में छोड़ना नहीं है। तो ये मेरा भी मतलब एक टारगेट ही है, एक एम है कि कैसे भी इस सेशन को समाप्त करना है। तो आज के लिए इतना ही सेशन को रहने देते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।